नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा गरम है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। क्या कश्मीर से हिज्ब का खात्मा होगा? जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बल के साथ चल रही मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया गया, जबकि एक टॉप आतंकी के घिरे होने की खबर है। पुलवामा के अवंतीपोरा और बेगपोरा में ये मुठभेड़ हुई है। मौके पर सेना, सीआरपीएफ और पुलिस के जवान मोर्चा संभाले हुए हैं। सुरक्षा बल ने आतंकियों को घेर लिया है। ये तस्वीरें हम उस मुठभेड़ के दौरान की दिखा रहे हैं, जिस वक्त अभी जो जानकारी आ रही है वो ये कि ये एक और अहम कदम है कश्मीर से हिज्ब के खात्मे की ओर। लगातार इस बात को हवा मिल रही है। इधर ये भी कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बल के साथ मुठभेड़ जो चल रही है उसमें 2 आतंकियों को मार गिराया गया है, जबकि एक टॉप आतंकी के घिरे होने की खबर आ रही है। इस बीच पुलवामा के अवंतीपुरा में और बेगपुरा में ये मुठभेड़ हुई है। मौके पर सेना, सीआरपीएफ और पुलिस के जवान मोर्चा संभाले हुए हैं। सुरक्षा बल ने आतंकियों को घेर लिया है। इस बीच ये जानकारी भी मिल रही है कि ये बड़ा ऑपरेशन किया गया है। रविवार को जो मुठभेड़ हुई थी हंदवाड़ा में, जिस तरह से आतंकियों ने लगातार वो कोशिश की थी कि हमारे मंसूबों को कमज़ोर किया जाए, लेकिन उनको आज ये करारा जवाब मिला है। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर में, जहां सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। 2 आतंकी ढेर हो गए हैं। ये भी जानकारी आ रही है कि मोबाइल इंटरनेट फिलहाल बंद कर दिया गया है, ताकि किसी भी तरह का सूचना का आदान प्रदान आतंकियों की तरफ से ना हो सके। तो ये मुठभेड़ या ये कार्रवाई हिज्ब के खात्मे की तरफ एक मजबूत कदम है। बार बार इस बात को कहा जा रहा है। तो दक्षिण कश्मीर के अवंतीपोरा में हिजबुल मुजाहिदीन को लेकर यह अहम खबर। ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ये कार्रवाई हिज्ब के आतंकियों के लिए बड़ी कार्रवाई के तौर पर साबित हो। आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी, जिसमें 2 आतंकी मारे गए हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे रिपोर्टर जुड़े हुए हैं जम्मू कश्मीर से रिफत अब्दुल्ला, साथ ही अमित पांडे थोड़ी देर में जुड़ेंगे। लेकिन रिफत, पहले रुख आपका, क्या जानकारी मिल रही है? ये कहा जा रहा है कि इसमें हिज्ब का एक टॉप कमांडर भी हो सकता है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से पहले ही खबर आई थी कि एक टॉप कमांडर हो सकता है, और पुलिस ने भी बताया है कि इस ऑपरेशन में एक टॉप कमांडर फंसा हुआ है। मैं बिल्कुल उसी स्पॉट से इस वक्त यहाँ पे आया हूँ और हम उसी एरिया में हैं, लेकिन मैं अभी उस विलेज से आ गया और जहाँ पे बहुत ज़बरदस्त फायरिंग इस वक्त हो रही है। अभी एक बहुत ज़बरदस्त धमाका वहाँ पे हुआ और ये कहा जा रहा है कि अभी शायद एनकाउंटर में कुछ टाइम लग सकता है। लेकिन जिस तरीके से कल ही कॉर्ड एंड सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिली थी यहाँ पे सुरक्षा बलों को कि इस एरिया में मिलिटेंट छुपे हुए हैं, और जब कॉर्डन किया गया तो उसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। और इस वक्त मैं आपको लेटेस्ट ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन है वो यही है कि फायरिंग इस वक्त रुकी है। फायरिंग लगातार हो रही है। एक जबरदस्त धमाका अभी हुआ। आप ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, क्या आप इस वक्त कहां पर खड़े हैं, वो लोकेशन बता सकते हैं? आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस लगातार कॉर्डन में लगी हुई है, और जो आउटर एरियाज हैं उनको भी फिलहाल सील कर दिया गया है और इंटरनेट सर्विस जो है वो बंद कर दी गई है। और साथ ही यहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन का खतरा रहता है उसको निपटने के लिए हमने देखा है कि चप्पे चप्पे पे यहाँ पे सीआरपीएफ पुलिस को तैनात किया गया है, और आर्मी जो है इस वक्त ऑपरेशन में लगी हुई है। लेकिन सीआरपीएफ और पुलिस को भी बाकी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पे लगा दिया गया है। हालांकि हमें भी ज़्यादा आगे इजाज़त यहाँ पे गाड़ी समेत नहीं दी जा रही है कि हम वहाँ पे पहुँचें, लेकिन हम अभी वहाँ से आए पैदल जाके उस विलेज से जहाँ पे ये इस वक्त फायरिंग हो रही है लगातार। और ग्राउंड पे हमने देखा कि इर्द गिर्द हालांकि काफ़ी लोग भी जमा हुए थे, लेकिन जहाँ पे ये एनकाउंटर हो रहा है वहाँ पे फायरिंग ज़बरदस्त हो रही है। रिफत, ये आप लगातार जानकारी हमसे साझा करने की वजह से वो बात मेरी नहीं सुन पाए जिसको लगातार दर्शक जानना चाहते हैं कि आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं, कहाँ से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल ये अवंतीपोरा का ही एरिया है, लेकिन ये जो बेगपोरा इलाका है अभी मैं वहाँ से ही होके आया, और बाकी जो है और मैं आपको बता दूं कि अभी मैंने वहाँ पे फायरिंग की आवाज़ ज़बरदस्त सुनी और धमाका भी अभी अभी हुआ। और ये जो एरिया है बिल्कुल पास में ही जिस वक्त जहाँ पर हम हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को बंद कर दिया गया है। दाएं बाएं आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सीआरपीएफ, आईटीबीपी और भी बाकी जो सुरक्षा बल हैं उनको लगा दिया गया है। और ये जो एरिया है जहाँ पे इस वक्त मैं हूँ, थोड़ी देरी के बाद ही ये बेगपोरा है जहाँ से इस वक्त हम लाइव कर रहे हैं। लेकिन वहाँ उस विलेज में मैं अभी वहाँ से मैं आया
और वहाँ पे मैंने यही देखा कि फायरिंग का सिलसिला लगातार जारी है। जो भी पुलिस के ऑफिसर्स हैं, आर्मी के ऑफिसर्स हैं, वो वहाँ पे हैं और साथ ही हेलीकॉप्टर से भी मैंने देखा कि सर्विलेंस हो रही है, ऊपर से हेलीकॉप्टर घूम रहे हैं और इस ऑपरेशन को मॉनिटर किया जा रहा है। हालांकि ये कह पाना मुश्किल है क्योंकि जिस तरीके की खबरें आ रही थी एक पर्टिकुलर कमांडर के बारे में, क्या वो है या नहीं है ये अभी कह पाना मुश्किल है। जिस तरीके से पुलिस ने कहा कि कोई स्पेकुलेशन होनी नहीं चाहिए, लेकिन साथ ही पुलिस ने वाज़ह कर दिया है कि एक टॉप कमांडर जो है वो वहाँ पे फंसा हुआ है। कुछ ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि उसके साथ और भी एक या दो साथी हैं जो घेराबंदी आप में बने रहिए हमारे साथ। अमित पांडे भी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। अमित के पास कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है, क्या है वो इन्फॉर्मेशन अमित? देखिए, इस साल का ये सबसे बड़ा सुरक्षा बलों के लिए सबसे बड़े तीन बड़े ऑपरेशन और तीनों पुलवामा इलाके के आसपास के हुए हैं। 2 आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि भी यहाँ पर हुई है और जबकि एक अहम टॉप कमांडर के फंसे होने की यहाँ पर खबर है। तो ये यहाँ पर सुरक्षा बलों के लिहाज से एक बड़ा ऑपरेशन है। पिछले 10 दिनों में 10 से ज्यादा सुरक्षा बल यहाँ पर शहीद हुए हैं घाटी में। उसके जवाब में ये पूरा ये ऑपरेशन है, बहुत अहम ऑपरेशन है और सबसे अहम चीज है इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर ये पूरा का पूरा ऑपरेशन यहाँ पर अंजाम दिया गया। और जो मारे गए हैं और एक टॉप कमांडर के फंसे होने की खबर आ रही है। ये इलाके में अच्छा खासा इंफ्लुएंस एक्सरसाइज करते युवाओं को प्रोवाइड कर रहे हैं और जो मिलिटेंसी पार्ट 2 मतलब की धारा 370 हटाए जाने के बाद जब मिलिटेंसी को रिवाइव करना था तो ये लगातार सक्रिय थे और अपनी बदली हुई रणनीति से सुरक्षा बलों के जी, ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन अमित इस वक्त आप दे रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, मेजर जनरल AK सिवाच, रक्षा विशेषज्ञ हैं। AK सिवाच जी, मेरा सवाल आपसे सीधा ये कि हिज्ब की कमर तोड़ने के लिए ये ऑपरेशन कितना महत्वपूर्ण होगा? देखो, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये हिजबुल मुजाहिदीन की कमर तोड़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है। जैसे आपको पता है कि अभी वैली फ्लोर में कोई 125-150 के करीब टेररिस्ट रह गए। लश्कर तौबा और जैसे मोहम्मद की लीडरशिप साफ हो गई है। अभी इसका जो ऑपरेशन कमांडर रियाज न्याकू इस ऑपरेशन के अंदर फंसा हुआ है और ये कहीं ना कहीं खबर आ रही है कि उसके मारे जाने की ये जो उसके अंदर रियाज न्याकू है जो कि HM का ऑपरेशनल कमांडर है। ये एक ऐसा कमांडर है जो कि कम से कम 6-7 साल से ऑपरेट कर रहा था। तो एक ये बहुत बड़ी खबर है, अगर ये सच होती है तो ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी क्योंकि आज की तारीख में आपने लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद की लीडरशिप खत्म कर दी और HM की अगर नियाज राकू को खत्म कर देते हो तो ये एक बहुत अच्छी खबर है क्योंकि ये एक ऐसा टेररिस्ट था जो कि यूथ को रेडिकलाइज कर रहा था साउथ कश्मीर में आतंकवाद को ज्वाइन करने के लिए। और इसके साथ साथ यही है जो इन्वॉल्व था जिसने 2-3 ऑपरेशन में पुलिस के जो है बड़े अधिकारियों को भी मारा है। तो हमारे लिए एक अच्छी खबर है। अगर ये जो न्याक राजू आज मारा जाता है तो आप समझ सकते हो साउथ कश्मीर में HM का खात्मा होना शुरू हो गया है और बहुत अच्छा रहेगा। अभी बीते रविवार को ही हमने देखा कि हमारे सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाया गया था। AK सिवाच जी, क्या उसी रणनीति को आगे बढ़ाते हुए आतंकियों को उनके जो नापाक मंसूबे हैं नेस्तो नाबूद करने का मैसेज देने के लिए ये ऑपरेशन बहुत जरूरी था? बिल्कुल ठीक कह रहे हो। देखो, जो कि ऑपरेशन हुआ था आपका हंडवारा के अंदर, जहां पर हमने 3 टेररिस्ट तो मार दिए मगर हमारी भी बहुत बड़ी कैजुअलिटी हुई जिसके अंदर कर्नल आशुतोष शर्मा CO-21 राष्ट्रीय राइफल और मेजर अनुज सूद जो कंपनी कमांडर के साथ 3 जवान शहीद हुए थे। तो कहीं ना कहीं मोराल बूस्टिंग था, हमें अपने जवानों का मोराल लाना था और कहीं ना कहीं ये मैसेज भेजना था पाकिस्तान को कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं। बल्कि इसके साथ साथ हमने क्या किया है, लाइन ऑफ कंट्रोल में आज की तारीख में बहुत ज्यादा जबरदस्त फायरिंग हो रही है। पाकिस्तान की कई पोस्टें बर्बाद कर दी गई हैं और ये बताया गया है कि आने वाले समय में पाकिस्तान को इस प्रकार से रिस्पॉन्स दिया जाएगा कि जिससे उसकी मिलिट्री को हर्ट हो और उसको महसूस हो अगर वो टेररिस्ट भेजेगा तो हम आपके घर में आके आपको मारेंगे। तो एक बहुत बड़ी पहल है। ये भी मैं बताना चाहता हूँ, आज की तारीख में कम से कम 250 से 300
जो टेररिस्ट हैं वो लॉन्च पैड में बैठे हुए हैं और ये इस ताक में है किसी तरीके से वो भारत के अंदर इन्फिल्ट्रेट करें। इसको मदद करने के लिए पाकिस्तान की जो आर्मी है वो लाइन ऑफ कंट्रोल में फायरिंग कर रही है, जिसकी मदद से वो अंदर बढ़ सके। रोक रही हूँ, अमित हमारे साथ, हमारे सहयोगी अमित कुछ कहना चाह रहे हैं। अमित, पीछे अगर हम परसों याद करें, अगर हम आपसे कुछ दिन पहले अभी चैट कर रहे थे जब हंदवाड़ा का इनकाउंटर हुआ था जिसमें 5 सैन्य बल के अफसर और जवान जो शहीद हुए थे, उसके बाद पीएम मोदी का यहाँ पर ट्वीट था। पीएम मोदी ने कहा था कि आतंकियों को माकूल जवाब मिलना चाहिए और हम उसी दिशा में प्रयासरत हैं। इस लाइन से मिलता जुलता उन्होंने यहाँ पर ये ट्वीट किया था और शायद उसके बाद अब अगर आज का हम दिन देखें जब 2 आतंकी मारे जाते हैं, एक टॉप कमांडर के घिरे होने की यहाँ पर खबर है और तीसरा की 3 लगातार बैक टू बैक आतंकियों के गढ़ में अगर इनकाउंटर होते हैं तो ये जवाबी कार्रवाई यहाँ पर है। और हमें ये भी देखना चाहिए कि आखिरकार क्या कर रहे हैं हमारे सुरक्षा बल, जिसमें सीआरपीएफ, जिसमें सैन्य बल, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस है। वो वहां पर इस सीमा की निगरानी तो कर ही रहे हैं अर्पिता, उसके अलावा वहां पर कोरोना वायरस खतरे के मद्देनजर वहां पर निपटने के लिए लॉकडाउन सख्ती से अमल हो, उस पूरे के पूरे इंतजाम में यहाँ पर लगे हुए हैं। और आतंकियों को ये अच्छी तरीके से पता है कि ये मानवता की पहल की जा रही है, खतरे से कम करने की कोशिश की जा रही है। बावजूद इसके वो इस पहलू को ध्यान में रखते हुए घात लगाकर एकाएक एक के बाद एक हमला करते हैं और पूरा का पूरा जो माहौल है न केवल बिगाड़ते हैं बल्कि दूषित करते हैं। जी अमित, सिवात साहब ये भी बात बता रहे थे कि धारा 370 हटने के बाद जिस तरह से आतंकवादी वहां पर दुष्प्रचार करने में लगे हुए हैं और पुलिस को जिस तरह से सुरक्षा फोर्सेस को रिवाइज किया गया है, उसके तहत भी ये कार्रवाई बहुत जरूरी थी क्योंकि उस दुष्प्रचार पर रोक लगाना था। लगातार पाकिस्तान की ओर से जो वायरल वीडियोस होते हैं और लगातार प्रोपेगेंडा मशीन है वो हमेशा सक्रिय हो जाती है। पिछले 2 महीने से क्या हो रहा था, पिछले 2 महीने से कोरोना वायरस खतरे के मद्देनजर हमारे सुरक्षा बल वहां पर सक्रिय थे, तो इन्होंने 3 तरीके से माहौल खराब यहाँ पर करने की कोशिश की। सीमा पार से लगातार गोलीबारी यहाँ पर जारी थी, चाहे जम्मू का इलाका हो या फिर कश्मीर का इलाका हो। उसके बाद लगातार एक के बाद एक सुरक्षा बलों पर वो हमला कर रहे थे। और तीसरा, जो भी कश्मीर की वहां पर लोकल यहाँ पर जनता है, अपने चिर परिचित अंदाज में वो उनको भड़काने की कोशिश कर रहे थे। ये 3 पैटर्न पिछले 2 महीनों में यहाँ पर सामने आया है। तो भारतीय सुरक्षा एजेंसियां हर तरफ से अपने मुनासिब इसका आकलन कर रही थी और उसके जवाब में आज की यह कार्रवाई बेहद अहम है, बेहद यहाँ पर समझने वाली कि अब आने वाले दिनों में आज की भी कार्रवाई और आगे भी क्या भारतीय सुरक्षा बलों की रणनीति। जी अमित, मैं आपको यहाँ पर रोक रही हूँ, रिफत का रुख कर लेते हैं। रिफत, अभी क्या अपडेट है? देखिए, जैसा मैंने अभी कहा, एक और धमाका यहाँ से मैंने सुना कि लगातार कुछ धमाके हो रहे हैं। जैसा मैंने कहा था कि फायरिंग का सिलसिला लगातार जारी है और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अभी एनकाउंटर में टाइम लग सकता है या पूरे ऑपरेशन में टाइम लग सकता है, क्योंकि कल शाम से ये ऑपरेशन चल रहा है। फायरिंग का सिलसिला सुबह शुरू हुआ, थोड़ा रुक रुक के फायरिंग हो रही थी, लेकिन अभी काफ़ी देर तक लगातार फायरिंग हुई और ये समझा जा रहा है कि शायद वहाँ जिस मकान में ये कमांडर या मिलिटेंट छुपे हुए थे उस मकान को शायद उड़ा दिया गया, क्योंकि आईडीज़ का इस्तेमाल किया जाता है मकान को उड़ाने में। और ये समझा जा रहा है कि शायद ये जो धमाके हमने भी यहाँ पे सुने, ज़बरदस्त धमाके हुए, ये उसी वजह से है कि जहाँ पे ये मिलिटेंट छुपे हुए थे उस मकान को शायद उड़ा दिया गया। तो लगातार अभी ऑपरेशन जारी है, सीआरपीएफ, पुलिस और आर्मी यहाँ पे लगी हुई है और ख़ासतौर से जिस तरीके से इंटरनेट बंद कर दिया गया, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, लेकिन यहाँ पे साथ ही एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स जितने भी हैं उनको बंद कर दिया गया, तार लगा दी गई है सड़कों पे और लोगों को इजाज़त नहीं दी जा रही है चलने की, गाड़ी समेत किसी को भी आगे जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। मैं पैदल वहाँ से आया, मैं भी कई किलोमीटर जो है वहाँ पे पैदल पहुँचा और उसके बाद वहाँ पे हमने रिपोर्ट की और अब यहाँ जो स्पॉट है ये अवंतीपोरा का करीब का इलाका है और वो जो गांव है, मेन गांव, वो यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर है। लेकिन अभी जब मैं वहाँ से आया तो वहाँ ज़बरदस्त फायरिंग हो रही थी और कॉर्डन जो है, मल्टी लेयर कॉर्डन लगातार जारी था और जो इर्द गिर्द का एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में सीआरपीएफ, पुलिस को तैनात किया गया है और लोगों को वहाँ उस इलाके में जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, आप ये बता सकते हैं कि हिज्ब का टॉप कमांडर हो सकता है, लेकिन उन आतंकियों की संख्या क्या हो सकती है जो वहां पर इस वक्त लगातार सेना से मुठभेड़ कर रहे हैं?
देखिए, जिस तरीके से आपने कहा कि हिजब का टॉप कमांडर, इसकी खबरें तो ज़रूर आई हैं, लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने बाद में ये कहा कि अभी स्पेकुलेशन करना बहुत मुश्किल है, अभी ऐसा कहना मुश्किल है कि कमांडर कौन सा है, लेकिन पुलिस ने ज़रूर कहा है कि एक टॉप कमांडर जो है इस घेरे में फंसा हुआ है, यानी कि जिस एरिया की घेराबंदी हुई है, जिस मकान की घेराबंदी हुई है और जहाँ पे एनकाउंटर अभी जारी है, वहाँ पे टॉप कमांडर पुलिस के मुताबिक ज़रूर फंसा हुआ है। और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि और भी 2 लोग वहाँ पे हो सकते हैं, जिसमें से एक और टॉप कमांडर भी, यानी कि एक और कमांडर भी, मिलिटेंट कमांडर शामिल हो सकता है। लेकिन जब तक ऑपरेशन कंप्लीट नहीं होगा, बॉडीज रिकवर नहीं होंगी, तब तक कुछ भी कह पाना मुश्किल है। लेकिन जरूर लगातार फायरिंग हो रही है और बहुत ज्यादा घेराबंदी इलाके की गई है। एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पे अब सीआरपीएफ पुलिस को तैनात किया गया है और किसी को भी चलने की इजाजत नहीं दी जा रही। इंटरनेट, जैसा मैंने कहा, पहले ही बंद कर दिया गया है। तो अब देखना होगा कि जब एनकाउंटर खत्म होगा तो कौन सी बॉडी रिकवर होगी और उसके बाद ही पता चल पाएगा कि क्या एचएम का टॉप कमांडर है या कोई और कमांडर है। अभी क्या पाना मुश्किल। जनरल एके सिवाच, मेजर जनरल एके सिवाच, इस तरह के ऑपरेशंस आप देख रहे हैं लगातार जारी है, लेकिन अगर इस तरह के ऑपरेशंस को अंजाम दिया जाता है तो इनकी जो समय सीमा है क्या किसी तरह से तय की जा सकती है, या फिर जो स्ट्रैटेजी सेना की है वो आतंकियों की स्ट्रैटेजी के हिसाब से बदलती रहती है और टाइम ड्यूरेशन भी उस हिसाब से बढ़ता जाता है? बिल्कुल बिल्कुल बढ़ता जाता है। देखो, अभी ये जो ऑपरेशन ऑल आउट है, इसके तहत काफी ऑपरेशन होंगे कश्मीर घाटी के अंदर, साउथ कश्मीर में, नहीं आपके गांवों में। अभी आपको पता है, जैसे आप कह रहे थे कि हो सकता है कि एचएम का टॉप कमांडर है, क्योंकि ये अभी न्यायक राजू के गांव के अंदर ही हो रहा है। तो ऑपरेशन जो कमांडर है न्यायक राजू के फंसे होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। मगर जो आपने ये क्वेश्चन पूछा कि अभी आपको पता है कि बर्फ पिघल रही है और लाइन ऑफ कंट्रोल पे अभी क्या पासेज खुल जाएंगे और टेररिज्म के जो टेररिस्ट हैं वहां से इन्फिल्ट्रेट करने की बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे। और जो वैली फ्लोर में है, स्पेशली साउथ कश्मीर में, अब ऊपर वाले इलाके, पहाड़ी इलाकों में बर्फ नहीं रहेगी, तो ये जो टेररिस्ट हैं गांवों से निकल के अब हो सकता है ऊपर वाली पहाड़ियों में भी जाएंगे, वहां पर ऑपरेट होंगे। हर साल जो मई, जून, जुलाई में सबसे ज्यादा ऑपरेशन होते हैं और हम ऑल आउट ऑपरेशन बहुत ज्यादा करते हैं। तो ये एक मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी है ऑल आउट ऑपरेशन के तहत कि एक जगह नहीं, 5-6 जगह इकट्ठे ऑपरेशन करना और आतंकवादी जो बचे हुए हैं उनका खात्मा साफ करना। और ये हम किस प्रकार कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो इंटेलिजेंस है वो बड़ी पुख्ता है। वो हमारे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हम ड्रोन के मदद से भी ले रहे हैं और हमको रियल टाइम इंफॉर्मेशन भी मिल रही है गांव वालों से, वो भी फेड अप हो रखे हैं इन आतंकवादियों से। तो एक प्रकार से जो रेडिकलाइजेशन हो रही थी साउथ कश्मीर में बच्चों की, वो भी बहुत कम हो गई है। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। आर्टिकल 370 और 35A के बाद जो गवर्नेंस में इंप्रूवमेंट आया है घाटी के अंदर, वो एक काबिले तारीफ है। लोग खुश हैं, पानी, बिजली वगैरह सब मिल रहा है। तो ये जो अभी प्रॉब्लम थी रेडिकलाइजेशन की, उसमें कमी आई है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट की तरफ ध्यान देती है तो मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में जो यूथ है मिसलीड होके टेररिज्म की तरफ झुकाव में जाता है तो वो कोई नहीं जाएगा। तो एक अच्छी पहल है, मगर आतंकवादियों को छोड़ा नहीं जाएगा। ये एक प्रकार से प्राइम मिनिस्टर ने बड़े क्लियर वार्निंग दे दी है कि जो भी आतंकवादी है उसके ऊपर हम ऑल आउट ऑपरेशन करके उसका आने वाले समय में खात्मा करेंगे। जी, मैं एक बार फिर से अमित का रुख करना चाहती हूँ। अमित, एक तरफ कोरोना वायरस से लड़ाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ इस तरह के ऑपरेशन जो सामंजस्य है वो इस वक्त केंद्र सरकार को बेहतर तरीके से अपनाना पड़ रहा है। केंद्र सरकार के हवाले से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अब क्या सामने आया है इस ऑपरेशंस को लेकर? देखिए, यहाँ पर केंद्र सरकार के उच्च सूत्रों के मुताबिक हालात पर लगातार यहाँ पर नजर बनाई जा रही है और पिछले एक हफ्ते से जो लगातार ये गतिविधियां यहाँ पर हुई थी उसके मुताबिक अब दोहरी रणनीति पर जो सुरक्षा बल है वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। पहला कि यहाँ पर जो कोरोना वायरस खतरे के मद्देनजर लॉकडाउन है ठीक तरीके से यहाँ पर अमल हो, कश्मीर के जन जन तक यहाँ पर जरूरत का सामान पहुंचे और उनको किसी चीज की यहाँ पर दिक्कत ना हो, क्योंकि काफी ज्यादा केसेस वहां पर हो चुके हैं। और दूसरी तरफ अगर आतंकी इस गतिविधि का और यहाँ का फायदा उठाते हैं तो उनको मुंह तोड़ जवाब उसी अंदाज में देना चाहिए। और इसीलिए आज का ऑपरेशन बहुत अहम है, ये संदेश देने के लिए कि अगर एक तरफ हमारे देश की सुरक्षा पर मानवता की यहाँ पर मिसाल पेश कर रहे हैं तो दूसरी ओर हमारे देश हमारे सुरक्षा पर जिनके ऊपर हमला हो रहा है उन पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में नहीं चुकेंगे और
टॉप से टॉप कमांडर हम उनका खात्मा करेंगे। जी जी ए के सिवात साहब, इस तरह के ऑपरेशंस के बाद अगर हम कुछ संगठन जिसका नाम हम हिज्ब के तौर पर अभी देख रहे हैं, हालांकि कंफर्मेशन के आने का इंतजार है हमें, लेकिन अगर इस ऑपरेशन में हम जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और नतीजे सेना के हक में जाते हैं, 2 आतंकी साथ साथ उस मुठभेड़ में भी हम बेहतर तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम देते हैं, तो बाकी आतंकी संगठनों के लिए मैसेज साफ है कि आपके इरादे कितने भी पुख्ता क्यों ना हो, सेना का ऑपरेशन आपको ध्वस्त करके रख देगा। बिल्कुल ठीक बोला आपने। यही है कि जिस प्रकार से यह ऑपरेशन किया गया है, मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी के तहत 3-4 जगह इकट्ठे जगह ऑपरेशन हो रहा था। ये हमारे पास एक इंटेलिजेंस इनपुट पुख्ता थी कि जो अपना न्यायक राजू है इसके होने के चांसेस हैं, और इसको इसी प्रकार कोऑर्डिनेट करके ये एक्शन किया गया है। और अगर इसका खात्मा हो जाता है तो बहुत ही फायदेमंद होगी सिक्योरिटी फोर्सेज में। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि ये क्या हो रहा है कि अभी हम जब ऑल आउट ऑपरेशन कर रहे हैं, तो पहले जमाने में क्या था, थोड़े चंद एक टाइम पहले, कि गांव वाले आ जाते थे और जो पत्थरबाजी करते थे। अब वो सिचुएशन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह थी वो बिल्कुल खत्म हो गया, हुर्रियत है नहीं। तो जो ऑपरेशन होते हैं तो उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं है, ये एक बड़ी अच्छी बात है। अगर अभी जो ऑपरेशन हो रहा है, साफ सुथरा ऑपरेशन हो रहा है, जो सिक्योरिटी फोर्सेज ने घेरा डाल दिया है और उसके बाद कॉर्डन सर्च कर रहे हैं, और जैसे जैसे कॉर्डन सर्च करते रहेंगे तो वो जो आतंकवादी मरे हैं उनको बाहर निकालेंगे। तो एक प्रकार से जो ये स्ट्रेटेजी है, नेट को बंद कर दिया गया है और मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी है। इसके तहत आने वाले समय में कश्मीर घाटी से जितने भी आतंकवादी हैं उनको मारने की पूरी कोशिश है। मिस इन्फॉर्मेशन, दुष्प्रचार जिसमें आतंकी समय समय पर कामयाब हुए हैं, उसको पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश। कर्नल दानवीर सिंह रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए हैं। कर्नल दानवीर सिंह जी, अगर हिज्ब का कमांडर जैसा कि लगातार जानकारी आ रही है, हो सकता है कि इस मुठभेड़ में हो और वो ढेर हो जाता है, तो हिज्ब के साथ साथ आतंक की कमर तोड़ने के लिए पूरा ऑपरेशन कितना कारगर होगा आपकी नजर में? देखिए मैडम, इस प्रकार के ऑपरेशन हम करते रहे हैं और हमने ये नोटिस किया है कि हमने कई बार इनके कमांडर मारे हैं। और अभी अगर इसको अगर इस तरीके से देखें कि एक मिनट, हेलो जी जी, हाँ, अगर हम इसको इस तरीके से देखते हैं कि ये हमारे एक कर्नल और एक मेजर मारे गए थे, और उसके बाद की परिस्थिति में देखते तो एक बहुत मेजर अचीवमेंट होगा, और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज जाएगा मिलिटेंट रैंक में कि इंडियन आर्मी इज सीरियस, और इंडियन आर्मी का मोराल पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, और इंडियन आर्मी अपना ऑपरेशन रिलेंटलेसली चलाती रहेगी। और सिर्फ ये मिलिटेंट्स के लिए नहीं, ये सेना के लिए, ये देश के लिए भी मैसेज जाना जरूरी है कर्नल दानवीर। ऑब्वियसली जब अपने देशवासियों को भी ये मैसेज जा रहा है कि हमारी जो फौज है वो एकदम से ऐसे बैठ नहीं गई है और वो एक्टिव है और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कैजुअल्टी लड़ाई में होती रहती है, कई बारी मिलिटेंट का भी दाव लग जाता है जो कि लगना नहीं चाहिए था। तो ये सारी चीजें देखते हुए मेरे ख्याल से ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। जो हो गया वो पुरानी बात है, और अभी आगे जो हम देख रहे हैं वो ऑल आउट एक्शंस जो हमारे चल रहे हैं ये बहुत कारगर हैं। एंड आगे देखने वाली बात रहेगी कि हम बहुत सारे मिलिटेंट जो है मारेंगे, और आज तक जैसे अभी हम बात करें तकरीबन 60 से ज्यादा आतंकवादी हम इस साल मार चुके हैं। जी जी। तो अगर हमारा इसी प्रकार से मोमेंटम और प्रेशर बना रहेगा तो ये अमेजिंग रहेगा। जी जी, लेकिन साथ ही एक और इन्फॉर्मेशन जो अभी हमें एक सिवाज भी दे रहे थे, वो बोल रहे थे कि मई और जून के महीनों में ये इस तरह से आतंकियों की एक्टिविटीज बढ़ जाती है, तो ऐसे में सेना अलग अलग जगहों पर एक ही समय में ऑपरेशन करती है, तो उसमें स्ट्रैटेजी क्या रहती है सेना की तरफ से? देखिए, गर्मियों के मौसम में जाहिर सी बात है क्योंकि वेदर फेयर होता है और जो फॉइलेज होती है, जो जंगल के जो पेड़ पत्ते जो बागों के जो गिर जाते हैं सर्दियों में वो नए उगल आते हैं और उससे कैमोफ्लाज मिलती है, तो जाहिर सी बात है मिलिटेंट एक्टिविटी भी बढ़ जाती है और इंडियन आर्मी के ऑपरेशंस भी बढ़ जाते हैं। जी
शुक्रिया कर्नल दानवीर हमारे साथ जुड़ने के लिए। कि शिवा जी आपका भी और लगातार रिफत आप जानकारियां हम तक बढ़ाते रहिए। अमित आपके पास भी हम आते रहेंगे जानकारी हासिल करने के लिए। और इस बीच देश भर में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 1694 पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 2958 मरीज बढ़ गए हैं और 126 लोगों की मौत हुई है। अब तक पूरे देश में 49,391 कोरोना के मरीज हो गए हैं। वहीं 14,183 लोग ठीक भी हो गए हैं। तो पिछले 24 घंटे के आंकड़े जो लगातार इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि लड़ाई आगे लंबी चलने वाली है। देश के ज्यादातर राज्य कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना वायरस की चपेट में आने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और वहां कोरोना के मरीज भी बहुत ज्यादा हैं। सबसे खराब हालात महाराष्ट्र में हैं, जहां मरीजों की तादाद 15,500 से ज्यादा हो गई है। कोरोना महामारी से जूझ रहे राज्यों में गुजरात दूसरे नंबर पर है, जहां अब तक 6,000 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। कोरोना मरीजों की संख्या के मामले में तीसरे नंबर पर है दिल्ली, जहां अब तक 5,000 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। तमिलनाडु चौथे नंबर पर है, जहां मरीजों का आंकड़ा 4,000 के पार है। और 5वें नंबर पर राजस्थान है, जहां मरीज के जो मामले हैं वो 3,000 के पार हैं। वहीं दूसरी तरफ कोरोना वायरस के कहर से पूरी दुनिया बेहाल है। दुनिया के 185 देश इस वक्त कोरोना महामारी की चपेट में हैं, लेकिन कुछ देशों में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। ऐसे देशों में सबसे पहले नंबर पर आता है अमेरिका, जहां कोरोना के कुल मरीज 12 लाख से ज्यादा हो गए हैं। वहीं दूसरे नंबर पर स्पेन है, जहां कोरोना के मरीजों की तादाद 2,19,000 से भी ज्यादा है। तीसरा नंबर इटली का है, जहां अब तक 2 लाख से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। कोरोना के मामलों में चौथे नंबर पर ब्रिटेन है, जहां कुल मामले 1,96,000 से ज्यादा हो चुके हैं। और 5वां नंबर फ्रांस का है, जहां अब तक 1,70,000 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। अगली खबर है मुंबई से, जहां शराब की दुकान खोलने के फैसले के बाद दुकानों पर जिस तरह भीड़ जुटी, उसके बाद कोरोना के खतरे को और बढ़ता हुआ देखा जा सकता है, जिसके बाद सरकार ने एहतियात के तौर पर शराब की दुकानों को फिर से बंद कर दिया। शराब की दुकानों पर एक बार फिर ताले लटक गए। कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामले हैं लगातार बढ़ते आ रहे हैं और अब तक जो आंकड़ा सामने आया है कि पूरे महाराष्ट्र में 15,000 से ज़्यादा पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। और अगर हम सिर्फ मुंबई की बात करें तो 9,700 से ज़्यादा पॉजिटिव मामले आ चुके हैं, जिसको लेकर लगातार सरकारें कोशिश कर रही हैं, लेकिन ये आंकड़े कम होते नज़र नहीं आ रहे हैं। और इसको मद्देनजर रखते हुए जो लिकर शॉप की जो परमिशन दी गई थी कि मुंबई और आसपास के इलाकों में खुले रहेंगे, लेकिन जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी कल, उसके बाद बीएमसी ने देर रात एक ऑर्डर जारी किया और साफ तौर पे कहा कि मुंबई में जितनी भी वाइन शॉप हैं वो अब पूरी तरीके से बंद रहेंगी और जब तक कोई ऊपर से ऑर्डर नहीं आता, बीएमसी का अगला ऑर्डर नहीं आता, तब तक सारी वाइन शॉप है वो पूरी तरह से बंद रहेंगी। आप देख सकते हैं कि इस समय हम मुंबई के माहिम इलाके में हैं और माहिम इलाके की जो ये वाइन शॉप है पूरी तरीके से बंद है। हालांकि यहाँ पे बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सर्कल बनाए गए थे, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई थी कि लोग अपने घरों से बाहर निकलने के लिए अलग अलग वाइन शॉप पे पहुंचे और भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई थी कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानी होनी पड़ी। और सरकार और प्रशासन को डर था कि इसी भीड़ की वजह से कोरोना वायरस मुंबई में और ना फैले। यही वजह है कि अब बीएमसी ने कड़े कदम उठाते हुए साफ तौर पर आदेश जारी किया है कि अगले आदेश तक मुंबई में जितने भी वाइन शॉप हैं वो पूरी तरीके से बंद रहेंगी। और दिल्ली में कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है, लेकिन लोग शराब खरीदने के लिए खतरा उठाकर भी घर से बाहर निकल रहे हैं। दिल्ली के खिचड़ीपुर में शराब की दुकान खुलने से पहले ही उनके सामने लोगों की लंबी लंबी लाइन लग गई थी और लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर आए। इस वक्त खिचड़ीपुर इलाके में मौजूद हैं। पूरी दिल्ली का ये इलाका है और तस्वीर देखिए, शराब की दुकान है और शराब की दुकान के बाहर लोगों की भारी भीड़ है। पिछले 3 दिनों से लगातार इसी तरीके की भीड़ नज़र आ रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कई जगहों पर नहीं होता है। हालांकि आज कोशिश ये की गई है कि जो गोल घेरे बनाए गए हैं उसी के अंदर लोग रहें, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके लिए दिल्ली पुलिस के जवान भी यहाँ पर तैनात हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि मामले लगातार बढ़ रहे हैं, उसके बावजूद इस तरीके की तस्वीरें दिल्ली से निकल कर आती हैं तो अपने आप में परेशानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। 5,000 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं, लगातार मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके इस तरीके की भीड़ जो है वो नज़र आती है सड़कों पर। ये शराब की दुकान के बाहर की तस्वीरें हैं। खिचड़ीपुर इलाका है पूरी दिल्ली का और रोज़ाना इसी तरीके से भीड़ लग रही है। 70% टैक्स बढ़ा दिया है शराब पर, उसके बावजूद टैक्स बढ़ा दिया शराब पे।
है जी। शराब पर टैक्स बढ़ा दिया 70%। हाँ जी 70%। ठीक है। हाँ जी आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? ये लगा रही जी, बात कर रहे थे ना। अच्छा, कोरोना का डर नहीं लग रहा है? लग रहा है जी। लग रहा है, फिर भी आए लाइन में। आप बताइए, जी कोरोना का डर नहीं है? 5 जी है। ज़्यादा मामले हुए हाँ थे। जी हाँ जी सर। फिर भी लाइन में लगे हैं? जी सर क्या करें। अच्छा, आप बताइए, क्या बताएं भाई साहब, कब से लगे हैं लाइन में? अब भी आए हैं 2 मिनट पहले। अच्छा, भीड़ में निकलने से डर नहीं लगता? डर का बात का मरना सबको एक दिन है, आज मर जाएंगे। आप बताइए, भीड़ में निकलने से डर नहीं लगता? भीड़ में आके भाई साहब, भीड़ में घर पे भी बैठ के क्या करेंगे? तो टैक्स बढ़ाया सरकार ने, ठीक किया आपको लगता है? तो बिजली पानी भी तो फ्री दे रहा है, उनका भी पैसा वसूलना चाहिए सरकार को। हाँ, क्या उसमें भी पैसा लेना चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए। अगर आप शराब पे रेट बढ़ा रहे हैं तो बिजली पानी फ्री क्यों दे रहे हैं?